हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी शिक्षा के उदारीकरण की और शिक्षा में उदारीकरण के क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं। अगर आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर बीएड के नोट्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। उदारीकरण एवं शिक्षा। तो उदारीकरण से तात्पर्य हमने पढ़ा है, देखा पिछले वीडियो में कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नियंत्रण एवं हस्तक्षेप से पूर्ण या आंशिक मुक्ति है। शिक्षा में उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, शैक्षिक कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण में उदार दृष्टिकोण अपनाकर उन्हें परंपरागत रूढ़िवादी दृष्टिकोण से मुक्त करके सभी वर्ग के लोगों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का स्वरूप जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे बदलता है और इसमें परिवर्तन भी आवश्यक है। शिक्षा में उदारीकरण के द्वारा ही कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है, लोगों की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, आर्थिक विकास होगा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। अब हम देखते हैं कि भारतीय शिक्षा प्रणाली का उदारीकरण का क्या तात्पर्य है। भारत में शिक्षा में उदारीकरण का तात्पर्य शिक्षा में सुधार एवं नीतियों को उदार बनाने से है। इन सुधारों को सामाजिक एवं आर्थिक नीति के क्षेत्र में पूर्व सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में छूट के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि जो हमारा देश है भारत, वो आर्थिक रूप से उदार है, परंतु इसकी शिक्षा प्रणाली उदार नहीं है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि नंबर 1 है सरकार का शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण है, शिक्षा प्रणाली का संबद्धता के बोझ से ग्रसित होना है, स्वायत्तता की कमी है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की कमी है, शिक्षा प्रणाली में कठोरता या लचीलेपन दोनों का अभाव है और अनुसंधान उन्मुख शिक्षा का भी अभाव है। अब हम देखते हैं कि उदारीकरण के संदर्भ में भारत में शिक्षा नीति 2009 में क्या कहा गया। कंपनी पंजीकरण अधिनियम अनुच्छेद 25 के अनुसार भारत में केवल ट्रस्ट, सोसाइटी और चैरिटेबल कंपनियों द्वारा ही शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है। अर्थात सरकार के अलावा जो ट्रस्ट हैं, सोसाइटी और चैरिटेबल कंपनियां हैं, वही शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना कर सकती हैं। लेकिन जो फायदा होगा इन शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना से, जो फायदा आमदनी होता है, उसको संस्था के बाहर नहीं ले जाया जा सकता है, बल्कि उनका पुनर्निवेश किया जाएगा। अर्थात उसी पैसे से संस्था के और उत्थान में उस पैसे को लगाया जा सकता है, किंतु उसे बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में भारत सरकार द्वारा नियमों को स्पष्ट नहीं किया गया है, जिसके कारण इच्छुक पार्टियां वित्त पोषित डिग्री नियमितीकरण एवं अन्य मुद्दों के कारण आगे बढ़ने में हिचक रही हैं। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी शिक्षा संस्थाओं को डिग्री या प्रमाण पत्र देने की अनुमति नहीं है। शिक्षा विभाग ने लगभग 150 विदेशी संस्थाओं को अनुमति दी है, जो पाठ्यक्रम का एक निश्चित भाग भारतीय विश्वविद्यालयों में पूरा कराएंगे और शेष पाठ्यक्रम को विदेश में पूरा किया जाएगा। मतलब यहाँ पे उन्हें जो प्रमाण पत्र है वो देने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट है, अर्थात जैसे कि हमने जो ये पढ़ा कि जो शिक्षा नीति 2009 में सरकार ने शिक्षा के संबंध में क्या नियम बनाए हैं, नियम रखे हैं, उसमें कि विदेशी विद्यालय विधेयक के अनुसार यदि भारत सरकार विदेशी विद्यालयों से संबंधित प्रतिबंधों को कम कर दिया जाए तो नौकरशाही को कम किया जा सकता है और उच्च शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार होगा। अर्थात कुछ जैसे कि
हमने देखा कि जो शिक्षा के संबंध में उदारवादी नीति है वो थोड़ी कठोर है। तो अगर इसमें थोड़ा सा उदारीकरण अपनाया जाए, उदार किया जाए इन नीतियों को, तो भारतीय शिक्षा जो उच्च शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधार होगा। अब जो ये उदारीकरण है उसका सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ता है शिक्षा पर, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षा में उदारीकरण का क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले मानव पूंजी की बचत। तो यदि शिक्षा का उदारीकरण कर दिया जाए तो भारत में भी विदेशी निवेशकों द्वारा उन प्रकार के विश्वविद्यालयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा जिसमें प्रतिवर्ष भारतीय छात्र विदेशों में जाकर प्रतिवर्ष 5 से 10 लाख रुपए खर्च करके अध्ययन करते हैं। इतना ही नहीं, हजारों की संख्या में विदेशों में भी बस जाते हैं और उदारीकरण के द्वारा मानव पूंजी की बचत होगी। अर्थात जो भी छात्र हर साल सैकड़ों छात्र जाते हैं विदेश पढ़ने, जिससे बहुत सारा धन भी बाहर जाता है और जो यहाँ के मानव संसाधन है, मानव पूंजी है, वो भी बाहर जाते हैं। तो अगर यहीं जो विदेशी निवेशक है भारत में शिक्षा या विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे तो जो ये मानव पूंजी की भी बचत होगी और धन की भी बचत होगी। नेक्स्ट है शिक्षा के खर्चों में कमी। उदारीकरण द्वारा शिक्षक सेवाओं की पूर्ति एवं शिक्षण संस्थाओं की आपसी प्रतिस्पर्धा, शिक्षा के साधनों की पूर्ति में वृद्धि होने से शिक्षा के खर्चों में कमी आएगी। अर्थात सरकार भी जब विदेशी निवेशक शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे तो शिक्षक और जो शिक्षा के साधन सुविधाएं जुटाने में जो भी खर्च करना पड़ता है उन खर्चों में कमी आएगी। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक स्रोत में वृद्धि। उदारीकरण के द्वारा शिक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक स्रोत बन जाएगी जिससे देश की वित्तीय व्यवस्था में सुधार होगा, जिसमें निजीकरण एवं वैश्वीकरण के युग में विद्यालयों के स्वरूप में बदलाव आएगा जो छात्रों के भविष्य के लिए लाभप्रद होगा। अर्थात जो विदेशी निवेशक आएंगे देश में तो उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं से जो भी आमदनी होगा इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा और साथ साथ जो विश्व से एक स्तर की जो शिक्षाएं हैं वो छात्रों को मिलेंगी जो उनके भविष्य के लिए भी लाभप्रद होगा। नेक्स्ट है शिक्षण संस्थानों में प्रतिस्पर्धा की वृद्धि। तो उदारीकरण के कारण जो विदेशी निवेशक आएंगे वो और हमारे देश की में भी जो शिक्षण संस्थाएं वो इन सब में बेहतर सुविधाओं को देने की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी जिसका लाभ शिक्षक और छात्र दोनों को मिलेगा। उदारीकरण से धन तो लाया ही जाएगा जो कि शोध आधारित करियर की सुविधा प्रदान करेगा और भारतीय शिक्षकों और छात्रों के भविष्य के लिए एक उचित विकल्प होगा। शिक्षा संस्थानों की प्रतिस्पर्धा यह सुनिश्चित करेगी कि वे शिक्षा के लिए अधिक प्रीमियम का भुगतान ना करें। तो जो शिक्षण संस्थान होंगे तो छात्र उनकी ओर आकर्षित हो, उनके शिक्षण संस्थान में एडमिशन ले, वहाँ से शिक्षा प्राप्त करें, इसलिए वे बेहतर सुविधाएं शिक्षकों और छात्रों दोनों को देने का प्रयास करेंगे, कम खर्च में अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। तो इससे शिक्षक और छात्र दोनों को फायदा होगा और जो शिक्षण संस्थान होंगे आपसी प्रतिस्पर्धा से वो भी उन्नति करेंगे। नेक्स्ट है प्रतिभा पलायन पर रोक। तो प्रतिवर्ष सैकड़ों जो भारतीय छात्र हैं विदेशों में अध्ययन करने के लिए जाते हैं, देश छोड़ देते हैं और जब उदारीकरण से उस तरह की शिक्षा जो शिक्षा को ग्रहण करने वो विदेश में जाते हैं वो हमारे देश में ही उपलब्ध होगी, तो जो प्रतिभा पलायन है वो उसमें वो रुकेगी, उसको रोकने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है शिक्षित जनसंख्या में वृद्धि। उदारीकरण से तो एक और जहां शैक्षिक संस्थानों की संख्या में वृद्धि होगी, उनके द्वारा दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, वहीं तकनीकी एवं संप्रेषण के विकास से रोजगार में अवसरों की भी वृद्धि होगी और साथ साथ शिक्षित जनसंख्या में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट है देश के युवाओं में विशेष कौशलों का विकास। उदारीकरण से कारपोरेट जगत को मान्यता मिलेगी। अच्छे उद्योगों पर आधारित विशेष व्यावहारिक शिक्षा से विशेष कौशलों से युक्त स्नातक युवाओं की संख्या में वृद्धि होगी जो कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे। नेक्स्ट है सूचना आधारित समाज का निर्माण।
उदारीकरण से तकनीकी एवं संचार सुविधाओं में तेजी से वृद्धि होगी, अभी भी हो रही है, किंतु उदारीकरण से और भी तीव्र गति से इसकी वृद्धि होगी। इससे औद्योगिकरण आधारित समाज की दिशा का हस्तांतरण सूचना आधारित समाज की तरफ होगा। शिक्षित आबादी में वृद्धि से प्रौद्योगिकी के साथ संचार के क्षेत्र में भी तेजी से विकास होगा। नेक्स्ट है शोध आधारित कैरियर की सुविधा। उदारीकरण से जो धन लाया जाएगा वो शोध आधारित कैरियर की सुविधा प्रदान करेगा और यह भारत के शिक्षकों तथा छात्र दोनों के भविष्य के लिए एक उचित विकल्प होगा। नेक्स्ट है विश्व स्तर पर वैध डिग्री की प्राप्ति। तो उदारीकरण जो होगा तो उसके द्वारा देश में उच्च गुणवत्ता युक्त शैक्षिक संस्थानों की संख्या में वृद्धि होगी ही, जिससे कि छात्र अपने घर अर्थात अपने देश में ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। साथ ही उनके द्वारा प्राप्त डिग्री दुनिया भर में मान्य एवं वैध होगी कि जो भी संस्थान स्थापित होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे, तो इसलिए इन संस्थानों के द्वारा जो डिग्री दी जाएगी वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होगी। अब हम देखते हैं कि शिक्षा में उदारीकरण के क्या नकारात्मक प्रभाव हैं। सबसे पहले शिक्षा का बाजारीकरण। अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा उद्योग का एक अनियमित बाजार है जिसका उद्देश्य छात्रों को केवल धन अर्जित करने योग्य बनाना है। यह भारतीय चिंतन एवं परंपरा के विरुद्ध है। दूसरी ओर शिक्षा का बाजारीकरण हो जाने से जिस व्यक्ति की जैसी क्षमता होगी वो वैसी डिग्री खरीद सकता है। यह देश के भविष्य के लिए उचित नहीं है। डिग्री पैसे की क्षमता नहीं बल्कि व्यक्ति की योग्यता को देखकर मिलनी चाहिए। हम अभी भी देख रहे हैं कि बहुत सारे जो निजी संस्थान खुल गए हैं वहाँ पर व्यक्ति पैसे देकर डिग्रियां खरीद रहा है। उसे कोई अनुभव नहीं होता, उसके अंदर कोई कौशल नहीं होता, उसे विषय का ज्ञान नहीं होता और लोग पैसे के बल पर ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। जैसे कई संस्थान, कई यूनिवर्सिटीज़ जो है जो यूनिवर्सिटी जो कि डिग्री बांटने का दुकान बन गए हैं, वो कहें शिक्षा का दुकान बन गए हैं। तो इससे उदारीकरण से जो शिक्षा का है वो बाजारीकरण हो जाएगा। व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार डिग्रियां खरीद सकता है। फर्जी विदेशी संस्थानों का खतरा। नेक्स्ट, उपयुक्त जानकारी एवं अनुभव के अभाव में यह पहचान करना कठिन होगा कि संस्थान सही है या फर्जी। उदारीकरण से फर्जी विदेशी संस्थानों का भी खतरा होगा जिनका उद्देश्य शिक्षा देना नहीं बल्कि धन कमाना होता है। तो कभी कभी ये भी पता नहीं चल पाता कि जिस संस्थान में छात्र शिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, वो अफिलिएटेड है या नहीं, उससे मान्यता है या नहीं, उसकी डिग्री को मान्यता दी जाएगी या नहीं, तो इसका डर बना रहेगा। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार में वृद्धि। तो भारत में जो भ्रष्टाचार फैला है उससे शिक्षा जगत भी अभी अछूता नहीं रहा। अब शिक्षा भी व्यापार बनता जा रहा है, लोग इसको एक उद्योग के रूप में देख रहे हैं। उदारीकरण के परिणाम स्वरूप विदेशी शिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि के साथ ही भ्रष्टाचार में और भी तीव्र गति से वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट है फर्जी डिग्री का खतरा। तो कई विदेशी संस्थाएं जो अधिक प्रतिष्ठित नहीं होती हैं वे भारत के निम्न गुणवत्ता वाले कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के साथ भागीदारी कर लेते हैं। ऐसे कई संस्थानों में रिश्वतखोरी एवं फर्जी डिग्री बांटने का धंधा आज भी खुलेआम चल रहा है। हम आए दिन अखबारों में इससे संबंधित जो समाचार है वो पढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट, शिक्षा की गुणवत्ता का ह्रास। उदारीकरण से शिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि अवश्य होगी, किंतु पैसा व नाम कमाने की प्रतिस्पर्धा का दुष्प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि आए दिन रोज नई यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी केवल कागज पर सारे नियमों का पालन करती हैं, परंतु छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट है अनुसंधान पर बुरा प्रभाव। उदारीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव विज्ञान के अनुसंधान पर ही पड़ा है। विश्वविद्यालय के निजीकरण, आर्थिक संसाधन के अभाव में विज्ञान रिसर्च कम होते गए एवं बहुत सारे छात्र बाहर चले गए। नेक्स्ट है प्रतिभावान छात्रों को हानि।
प्रतिभावान छात्रों की प्रतिभा का सदुपयोग संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि उनकी प्रतिस्पर्धा में ऐसे छात्रों को अवसर मिल जाएगा जिन्होंने पैसे व पहुंच के बल पर ऊंची डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं। हम आज भी देखते हैं कि बहुत सारे प्रतिभावान छात्र जो होते हैं वो अधिक मेहनत करके नंबर लाते हैं, और कुछ छात्र जो है वो पैसे और पहुंच के बल पर अधिक नंबर ले आते हैं। तो इस तरह की जो समस्या है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डिग्री के महत्व में कमी। तो जो विदेशी शिक्षण संस्थान है उनके समक्ष स्थानीय शिक्षण संस्थान, यहाँ तक कि जो प्रतिष्ठित संस्थान है वो भी प्रतियोगिता में नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए राष्ट्रीय प्रमाण पत्र विश्व मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्रों से कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अर्थात जो विदेशी संस्थान है वो जो प्रमाण पत्र देते हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है, किंतु जो देश के स्थानीय संस्थान है वो उनकी मान्यता उसकी अपेक्षा कम है। अब हम देखते हैं कि शैक्षिक उदारीकरण को सफल बनाने के लिए क्या कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। सबसे पहले, उदारीकरण विश्वविद्यालय को दीर्घकालीन संचालन की अनुमति दी जाए और इस प्रणाली को सभी स्तरों पर लागू किया जाए। अर्थात ऐसा नहीं कि 2, 4, 10 साल के लिए आए और डिग्री बांट के धन कमा के वापस चले गए। उन्हें दीर्घकालीन संचालन की अनुमति दी जाए और इस प्रणाली को सभी स्तर, चाहे वो महाविद्यालय हो और स्तर पर या फिर विश्वविद्यालय स्तर पर लागू करना चाहिए। नेक्स्ट, उन विदेशी संस्थानों को प्राथमिकता दी जाए जिन्हें उनके अपने देश में मान्यता मिली हुई है। संस्थान को भी मान्यता एजेंसी की नवीनतम लेखा परीक्षण रिपोर्ट जमा करने को कहा जाए। अर्थात उन्हीं जो विदेशी संस्थाएं यहाँ शैक्षिक संस्थान खोलना चाहती है तो उन्हें मान्यता देने से पहले ये भी देखा जाए कि क्या उनको अपने देश में मान्यता प्राप्त है। अगर उनको अपने देश में मान्यता प्राप्त है तभी उन्हें यहाँ जो शैक्षिक संस्थान है उन्हें खोलने की अनुमति दी जाए। एकाधिकार से बचने के लिए प्रणाली को पारदर्शी और त्वरित बनाया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति संस्थान में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो भी नियम व्यवस्था है उसे पारदर्शी होना ही चाहिए। नेक्स्ट, विदेशी मूल की संस्थाओं को लाभ को घर वापस भेजने का निषेध हो। जैसे कि सरकार ने 2009 के अधिनियम में बोला कि जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं उसका लाभ वो घर नहीं ले जा सकेंगे, बल्कि उसी संस्थान में उसका पुनर्निवेश होगा। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, प्रभावी पंजीकरण एवं प्रमाणन प्रणालियों द्वारा गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की भागीदारी को रोककर उपभोक्ताओं को सुरक्षित किया जाए। तो जो भी रजिस्ट्रेशन की प्रणाली है वो भी प्रभावपूर्ण हो। नेक्स्ट है, भारतीय बाजार में प्रवेश करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले विदेशी संस्थानों को सक्षम बनाया जाए। इस तरह से उच्च शिक्षा सेवाओं के उदारीकरण से लाभ एक तरफा और बहुपक्षीय हो जाएगा। तो ये था उदारीकरण, शिक्षा में उदारीकरण क्या है और उसके क्या लाभ हैं, उसकी क्या हानियां हैं, और इसमें जो हानि ना हो इसके लिए क्या कुछ सुझाव देकर उसे हानि होने से बचाया जा सकता है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।